सरकार जिंदाबाद। हम सब यहाँ जो आए हैं, आपको बताया गया कि नंदीग्राम से सुल्तान भाई यहाँ पधारे हैं। बहुत बड़ी शहादत के बाद जीते हुए संघर्ष के प्रमुख नेतृत्व में रहे हुए सुल्तान भाई जो समिति के सदस्य थे। बासारुल भाई भी उत्तर बंगाल के चाय बागान के लिए जिनकी जमीनें छीनी गई दशकों पहले, उनको वापस दिलाने के काम में हजारों आदिवासियों के साथ संघर्षशील है। और हमारे साथी डॉक्टर सुनीलम जी, जिनके साथ एडवोकेट भार्गव जी, उनके साथ सब आदिवासी आए हैं, किसान आए हैं, मजदूर आए हैं, वो सब भी आपके इस संघर्ष के साथ हैं। इंसाफ से विल्फ्रेड भाई और साथी भी यहाँ हैं, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नूरजी भाई पाड़वी भी यहाँ हैं, और शर्मा जी आए हैं हमारे रेलवे खान पान सेवा संगठन के द्वारा, जो हमारे दिल्ली में पिछले 3 दिनों से चल रहे जन संसद के सभी को मुफ्त खाना खिलाना और संघर्ष में जुड़ना कर रहे हैं। आइए ऊपर आइए। गुरवंत सिंह जी ने तो अपनी बात रखी, जो पंजाब से हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी हैं। आपके तरफ से आए हुए सिंह भाई और अन्यों ने एक प्रकार से मुझे यहाँ खींच के लाया, क्योंकि वहाँ पूरा मैं मानती हूँ कि वो आपके साथी है, नेतृत्व में रहे हैं, और ये काम ही होता है नेतृत्व का कि अपने आंदोलन की ओर न केवल मुट्ठी भर सांसद या विधायकों को, लेकिन समाज के एक एक तबके को खींच के लाए और हम सब एक है का नारा दें। तो आवाज दो, आवाज दो। हमसे मेरा मतलब आज इस वक्त तो लड़ने वालों से, क्योंकि इस देश में आप देश के कोने कोने में लड़ाई जारी है, और उस लड़ाई पे जबकि अहिंसक आंदोलनकारी जैसे आपके बहनें और भाई, जिनको मैं सलाम करती हूँ, अनशन पे बैठकर एक प्रकार से गांधीवादी सत्याग्रही तरीका अपनाकर एक ब्रह्मास्त्र उठाकर यहाँ बैठे हैं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और आज ये जरूरी हो रहा है, क्योंकि कोई भी जिस भी कोने से आता हो, जो सवाल उठाता है उसका जवाब नहीं मिलता है। ये जंतर मंतर पर हम हरदम कहते हैं जंतर मंतर छू जैसी कुछ चीज होती है, जबकि उनको प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए संसद में मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। और अगर वो हमारे प्रतिनिधि हैं तो उन्होंने वहां से उतार होकर यहाँ आना उनका फर्ज बनता है, तो उनका भी गरिमा रहता है और जनता का भी गरिमा कोई कम नहीं होता है। और इसलिए संसद के सत्र के चलते हुए यहाँ डेरा डालकर बैठे हुए आप लोगों से सही तो ये है कि जो संसद आपके साथ आए उनका अभिनंदन, पर जो नहीं आए और जो पार्टियां बैठी है, जिनमें से हरेक को आप में से किसी ने वोट दिया होगा, है ना, लेकिन वोट का एक प्रकार से गड्ढा ले जाने के बाद अगर घूम के नहीं देखे और मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बिल्कुल ही जवाब नहीं दे, ऐसे लोगों को हम हमारे प्रतिनिधि मानना ही छोड़ चुके हैं। क्योंकि आखिर संसद एक संविधान के दायरे में चलते हुए हजारों लोग इस जंतर मंतर पर, जो भी एक छोटी सी चिन्हित जगह है, बैठते हुए आपके इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं है? हमारे आदिवासी, दलित भाई बहन, किसान, मजदूर और गुरवंत सिंह जैसे छोटे ट्रेडर्स के एसोसिएशन वाले, कल हमारे नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के हॉकर्स यहाँ थे, रेलवे के खान पान सेवा वाले, देश भर के जन आंदोलनों का जो समन्वय है, उसका एक नारा होता है जो आज आपको देखकर भी और आपके अनशनकारियों की स्थिति देखकर मुझे याद आ, शासन के पास नहीं है जवाब, हमारी ताकत लाजवाब। शासन के पास
नहीं है जवाब, हमारी ताकत, शासन के पास नहीं है जवाब, हमारी ताकत। आज यही स्थिति आपके मुद्दे को जितना मैंने समझा, गहराई से देखा, हमारे वकील साहब से बात की जो कल यहाँ पधारेंगे और आपकी पूरी कानूनी प्रक्रिया को और कानूनी आधार को देखे बिना छोड़ेंगे। अभी मैं उनका नाम नहीं न कहूंगी, पर बताऊंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो लूटने वाले वकील नहीं है। हमारी हर केस, हमारा हर मुद्दा, आपका हो या हमारा, जब जनता के कोर्ट में खड़े होते हैं तब जनवादी वकील अधिवक्ताओं की जरूरत होती है। और इसलिए कि आपका मुद्दा आज का बाजार का मुद्दा है। मैंने जो समझा वो आपका मुद्दा बाजार का मुद्दा है। अब आज तो बाजार ही बाजार खड़ा है देश में और दुनिया में। हर चीज का बाजार, पानी का बाजार, बंद बोतलों के द्वारा, ताकि पानी का नल खुला न छोड़े, उसमें पानी न बहे, नहीं तो बाजार कैसे चलेगा। हर चीज का बाजार, स्वास्थ्य का भी बाजार और शिक्षा का भी बाजार, ताकि हमारे सामान्य वर्ग में गिनती होने वाले मध्यम वर्गीयों तक बच्चों को मुश्किल होती है उच्च शिक्षा पाना। तो एक बाजू ये इस प्रकार का बाजार खड़ा है, और वो भी देश की सीमा के अंतर्गत समाया नहीं जाता। इसलिए किसानों को भी कहा जाता है कि तुम्हारे उपज को दाम यहाँ नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाओ, वहाँ बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। अरे लेकिन क्यों? अगर देश की धरती पर देश का माल सही कीमत से साथ खरीदना बेचना नहीं हो सकता है, तो मनमोहन सिंह जी, आप बाजार की बात करना बंद करो। आप फिर से विश्व बैंक और IMF में जाकर बैठो, वही आपकी सही जगह होगी। आज ये हालत है कि एक बाजू सब चीजों का बाजार, और जिनकी की मेहनत की कमाई है, उस कमाई को सही रूप में देना, कानूनन उनको वो स्वीकृत करवाना, और उसके लिए जो लेन देन चलती है, जो गरीबों का बाजार होता है, चाहे वो हॉकर्स का हो, चाहे वो RCM के नेटवर्क का हो, उसकी बात की कोई कदर परवाह फिक्र नहीं करना, उसको धिक्कारना, नकारना और ये कहना कि ये गैर कानूनी है। तो ये बाजार विरुद्ध बाजार की लड़ाई है सर। बाजार बड़े बड़े कंपनियों का, धनिकों का, शॉपिंग मॉल का, फ्रेश के नाम पर सड़ी हुई सब्जी का, छोटे छोटे उत्पादकों के पूरे उत्पादन केंद्रों का। मुझे मालूम है कि आपका एक बड़ा नेटवर्क है और एक उसकी भी बड़ी कंपनी हो गई। हम चाहते कि उसका भी विकेंद्रीकरण हो। अगर वो होता तो और अच्छा होता, छोटी छोटी कंपनियां, ये नौबत नहीं आती। लेकिन क्योंकि आपका एक बड़ा कंपनी और बड़ा नेटवर्किंग बन गया और 125 करोड़ रुपया आप टैक्स देते हैं, ये एक बाजू अभिमान की बात हो गई, तो उनके लिए एक डरावनी बात भी हो गई। और कहीं न कहीं इस प्रकार के बिना बिचौलिए और बिना विज्ञापन के बाजार यानी लेन देन की बात, कहीं किसान खुद अपना धान लेकर शहर में आए और लगा दे डेरे, मंडियों का कब्जा करे या उनको बहिष्कृत करे, ऐसी भी दिशा में बढ़ सकता है। ये खतरा उन लोगों को महसूस हो रहा है। तो ये बात समझिए कि इस प्रकार का विकेंद्रीकरण की हर बस्ती में, हर गांव में एक छोटा सा दुकान होगा, सस्ते माल का नहीं तो सही दाम का कम से कम। लेकिन ये इनको मंजूर नहीं है। ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानते हैं, ये RCM की कला कुशलता और सहज सादगी भरी लेन देन को नहीं मानते। इसलिए टेक्सटाइल मिल्स, बंबई के बहुत साथी आए हैं, टेक्सटाइल मिल्स इसीलिए बंद हुई कि रिलायंस का धंधा चले, एस्कुमास का धंधा चले, और जो भी ये कंपनियों के सामने खड़े होते हैं उनकी कत्ले आम तक हो रही है, आपको मालूम है। लेकिन ये स्थिति बचाने का काम, ये विसल ब्लोइंग का काम, ये आप लोग कर रहे हैं, तो अब आप चुप नहीं बैठ सकते। अब आप हमारे किसानों को, हमारे बंबई के गरीब बस्तियों को समझाइए। मैं जितना समझ चुकी हूँ
उसके आगे और जानना चाहूंगी और पूरी हकीकत और पूरे कानूनी नहीं संविधानिक आधार जाने बिना हम लोग किसी आंदोलन में सहजासहजी उतरते नहीं है, और अगर उतरते हैं तो उसको छोड़ते नहीं। और इसीलिए आजकल इन्होंने जंतर मंतर पर रात के डेरे डालने से भी मना कर दिया। ये डरते हैं कि जंतर मंतर छू जैसी जगह पर भी अगर रोज रात को रुक जाएंगे तो फिर अनशन पे उतरेंगे, जैसे आप लोग उतरे। और अनशन पर उतरने वाले लोग, कम से कम इस भारत में ऐसी परंपरा है, हमारे नर्मदा घाटी के लोगों ने 26-26 दिन, 21-21 दिन, 18-18 दिन कितने सारे अनशन किए हैं, दुबले पतले 50 किलो के वेट वाले। और वैसे ही अन्ना हजारे जी का अनशन जो इसी जगह पर हुआ था अप्रैल और फिर अगस्त में रामलीला पर। तो ये अनशन की यानी कि परंपरा, एक प्रकार के सत्याग्रह की अगर हम पकड़ते हैं तो आपको जवाब लिए बिना नहीं लौटना चाहिए। बराबर है? क्या आपकी तैयारी है? कहीं हाथ नहीं उठ रहे हैं? 2 मिनट खुद को पूछकर ही हाथ उठाइए शांति से। पक्के इरादे वाले दोनों हाथ उठाइए। लड़ेंगे, ये ताकत बहुत जरूरी है। ऐसी ताकत हमारी जब जब संसद के सामने लगी है, मैं आपको कहूं, इनको या तो कानून रोकना पड़ा है या कहीं ना कहीं कानून बदलना पड़ा है। पूरी जीत आसानी से हासिल नहीं होती। अगर कोई ये समझ के घर से निकला हो या निकली हो कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, बच्चा होने के पहले ही मैं पहुंच जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। ये हमारी महिलाएं बार बार बोलती है, इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ। भाइयों को भी ऐसा लगता हो कि नहीं, कल की रोटी तो मैं घर जाकर खाऊंगा। तो देखिए, आप में से जो अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने अगर अपनी पूरी ताकत और जिंदगी दांव पे लगाई है, तो आपको एक एक चीज के पोल खोल यही बैठकर करने बिना, जवाब लिए बिना लौटना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहने के लिए आपको आई, क्योंकि मैंने जितना जाना, जैसे कि यहाँ लगा है आरसीएम चिट फंड नहीं है, बराबर है, और एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग या राइट कॉन्सेप्ट, नर्मदा आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, सही जीविका, वो अंतर्राष्ट्रीय बड़ा पुरस्कार जिसके विदेशी पैसा होने के कारण हम छूते नहीं है, हमने छुआ नहीं। लेकिन इतने बड़े अवार्ड का मुद्दा क्या था? सही जीविका, जो हमारा मुद्दा है। और सही जीविका के लिए अगर आपने हरेक की खेती खत्म करके, हरेक की अपनी मेहनत की कमाई, हैंडलूम की हो या और मच्छी मारी की हो, वो खत्म करने की साजिश विकास के नाम पर चलाई है, तो फिर लोग क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे और बाजार के आधार पर फिर कमाई करेंगे और रोजगार वहीं से पाएंगे, क्योंकि आपके तो बेरोजगारियों के रजिस्टर भरे हुए हैं, लेकिन आपके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। दलित आदिवासियों को नहीं तो अन्यों को तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के एक मार्केटिंग की संकल्पना, सही बाजार की संकल्पना है, ये कहते हुए ये कंपनी जिन्होंने भी चलाई है, मैं उनको जानती नहीं हूँ। अभी मैं गाड़ी में बैठने से भी थोड़ी सी सिंह साहब डर रही थी, न जाने कोई कहेंगे कि अरे इनको कुछ खिला पिला कर यहाँ लाया होगा। ऐसे बहुत सारे आरोप जब लगते हैं, तब अपने विवेक को गवाह रखते हुए हमको अंतिम दम तक लड़ना पड़ता है। और इसीलिए इस मुद्दे को समझते हुए मैं यहाँ आई हूँ, और ये मेरी समझ है कि आपको इसीलिए जवाब नहीं मिल रहा है, और वो शायद एमएलएम के लिए कानून भी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो उनका बड़े पूंजीपतियों का, करोड़पतियों का, धनिकों का बाजार खत्म होने वाला। तो ये बाजार विरुद्ध बाजार की लड़ाई उनके सपने में नहीं होगी, जो आप सब ने अब अपने कंधों पर उठाए। आपके कंपनी के अंदर के रिश्ते नाते में नहीं जानती, माफ करना, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहती। कंपनी के मालिक या डायरेक्टर और फिर वितरक और फिर ग्राहक, इनके बारे में कुछ गलत होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं उसको बाद में देखूंगी। लेकिन आज आपके रोजगार का साधन ये कंपनी निर्माण कर रही है, इस प्रकार का एक नेटवर्किंग मार्केटिंग का और वितरक केंद्रों का निर्माण कर रहा है।
ये भी एक कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे सरकार के रोजगार गारंटी में भी न्यूनतम मजदूरी नहीं है। और न्यूनतम मजदूरी की रेखा, ये गरीबी रेखा क्या बताएंगे। हमारी जन संसद में आज आवाज उठ रही है, वो कैसे वैसे छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ कि गरीबी रेखा नहीं, अब अमीरी रेखा की इस देश को जरूरत है। और परसों के रोज हमारे कुछ हजार साथी ऐसे ही जन संसद का आखिरी सत्र करने के लिए इस संसद मार्ग पर पधारने वाले हैं, भगत सिंह की शहादत को याद करके और राम मनोहर लोहिया की जयंती के रोज। तो साथियों, हम सब लोगों को जुड़ना जरूरी है। आपके साथ कौन सी मिनिस्ट्रीज की चर्चा हुई है, मैं पूछे। भीलवाड़ा से आते हैं सांसद बनकर, फिर मंत्री बन जाते हैं सीपी जोशी जी। वो तो रोजगार गारंटी पहले चलाते थे, मैं तो उनको मिली तो रोजगार गारंटी और भू अर्जन के मुद्दे पर काम करती। और इस रोजगार के बेरोजगारों के मुद्दे पर वो क्यों नहीं जवाब देते? क्यों नहीं? अगर दिल्ली में इतने हजारों लोग आए हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ नहीं मिला तो भीलवाड़ा में ही जाकर बैठेंगे, ऐसा तब जाकर यहाँ नहीं तो वो भीलवाड़ा में आकर आपको जवाब दे देंगे। और इसीलिए उन्होंने बात करनी। देखिए, अभी किसी को आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे लूट तो इस देश में पूरी ही मची हुई है और लूट की छूट कानून देते आए हैं। लेकिन आज मैं इतना ही कहती हूँ और ऐलान करती हूँ कि सीपी जोशी जी, आपको मालूम होगा कि वो मानस शास्त्र के अभ्यासक रहे, साइकोलॉजी उनका विषय। तो क्या एक अनशन पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बैठने वालों के मानस शास्त्र को सीपी जोशी ने समझना नहीं चाहिए? क्या हमारे भीलवाड़ा में ही अंदर की कोई कंपनी और उसका कुछ ये नतीजा, तो जांच तक की भी सोच उनकी नहीं होनी चाहिए? और केवल उनका मुद्दा नहीं है तो मजदूर मंत्री, श्रमिक मंत्री का भी जिम्मेदारी है। मल्लिकार्जुन जी भी संवेदनशील माने जाते हैं। कर्नाटक में जब रहे हैं तब बहुत बातचीत करते थे संगठनों के साथ, क्यों नहीं बातचीत करते हैं? यहाँ आकर बातचीत करने से किसी संसद का या सांसद को उनका गरिमा बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। और इसीलिए आज जो मंत्रालय आपके साथ, वो फूड मंत्रालय हो, सुबोध कांत सहाय है ना, वही है ना? सुबोध कांत जी तो नवनिर्माण मूवमेंट से निकले हुए हैं, जयप्रकाश जी के, आपको मालूम नहीं? फिर बाबा रामदेव जी के पक्ष में गए और फिर बाबा रामदेव जी को कैसे खदेड़ा सब लोग जानते। तो ये सब इधर से उधर की, उधर से इधर की बात अब छोड़ दीजिए। आप यहाँ एक ही जगह पर बैठे हैं, यहाँ से इधर या उधर नहीं जा रहे हैं। इनका सबका फर्ज बनता है कि वो यहाँ आए और आपके साथ बातचीत करके रास्ता निकाले। और अगर इनके पास जवाब नहीं होगा तो भी आपकी ताकत लाजवाब होने के कारण कम से कम एक संवाद और सुलझाव की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, ताकि अपने बच्चों को पालते पोसते हुए यहाँ पधारी हुई कोई माँ बेरोजगारी के लेकर, फिर कुपोषण जो कि इतना बड़ा मुद्दा बनता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये राष्ट्रीय शर्म है, तो फिर बेरोजगारी भी राष्ट्रीय शर्म मानी जानी चाहिए। इसीलिए साथियों, हम अभी तो आपके साथ हैं, हमारे वकीलों को यहाँ लाएंगे, वो कल का समय कुछ दे देंगे और फिर परसों तो हम लोग इस संसद मार्ग पर आएंगे। पुलिसों को अपना काम करने के लिए आदेश दिया जाता है, पर पुलिस भी इस देश के, हम मानते हैं कि हर बार कोई गुलामी करने वाले ही नहीं होते हैं, उनमें ऐसे भी है। हमने नर्मदा आंदोलन में तरफ से तो उसे मानना पड़ेगा कि उन्होंने हर बार हमारे आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति संवेदना जताई है, जंतर मंतर पर बैठते हुए। तो अगर यहाँ नहीं तो कहाँ बैठेंगे? क्या राजघाट पर जाकर समाधि में बैठ जाएंगे? तो यही बैठेंगे लोग, और कहाँ बैठेंगे? सही तो बोट क्लब खुला होता था, वो भी नहीं हुआ। तो इस जंतर मंतर पर जबकि इतने लोग अनशन पे उतरे हैं, सही उतरे हैं ना? इसमें कोई राजनीतिक अनशनकारी तो नहीं ना? तो सही और सच्चाई से अगर आपका आंदोलन चल रहा है और निहत्थे आए हैं ना, फिर से एक बार हाथ उठाकर तो जो भी बंदूक और लाठी है वो उनके हाथ में है और यहाँ आप निहत्थे बैठे हुए। आपको मालूम है आज कुडनकुलम में, तमिलनाडु में 10,000 लोगों के घेरे में अनशन चल रहा है उनके नेताओं। उनका केवल कहना है कि
कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को सुरक्षित है ये साबित करे बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते। बराबर है कि नहीं? हर किसी के ऊपर जब आती है तब उसको सुरक्षा याद आती है। और इतना बड़ा खतरा जापान में है तो भी वहां 5000 पुलिस जयललिता की सरकार ने भेजी गई। तो ये सरकार, वो सरकार, वो सरकार, वो सरकार, हम भी 20 राज्यों में सरकारों को देख रहे हैं और आप 25 राज्यों से आए हुए लोग हैं, तो आप भी 25 सरकारों को तो कम से कम देख रहे हैं। और इसीलिए आप दिल्ली सरकार कैसी है इसकी परीक्षा लेने के लिए आप बैठे हैं और आपकी खुद की भी परीक्षा हो रही है। सब जन आंदोलनों की आजकल परीक्षा हो रही है। जिस प्रकार से बिना कानून, बिना प्रक्रिया, बिना जांच एक कंपनी को ये हटा देते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वैसे ही वो एक एक छोटे छोटे दुकानदार को, खेतीहर को, एक एक हॉकर्स को भी कुचलते जा रहे हैं कि नहीं? आपको मालूम है ये आदिवासी जो बैठे हैं वो उसी मुद्दे को लेकर आए। तो मैं और कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूंगी कि आइए तमाम लोग जो अपने जीविका के आधार के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान में धारा 21 के तहत जिए हुए जीने के अधिकार का हिस्सा है, और ये बाजार जो गरीबों का बाजार अगर सही है तो उसको चलाने में ही गरीबों का हित है। और इसीलिए आप डटे रहिए। आपको कैसे जवाब मिलेगा वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ है, मानव अधिकार आयोग भी यहाँ है, तमाम संवैधानिक मंच और मोर्चे बने हुए हैं, लेकिन न्याय गायब है। और इसीलिए हम, क्योंकि राज्य को मानते हैं, हम दस्तक देते रहेंगे और एक न एक दिन दरवाजा खुलता ही है। ये हमने अनुभव भी लिया है। कई सारे विनाशकारी, बेरोजगारी बढ़ाने वाली चीजों को रोक दिया है। और साथ साथ आपका जैसे मार्केटिंग का है, वैसे ही हमारा छोटा मोटा शिक्षा का, बिजली बनाने का, गुरवंत सिंह जी का, ये सब विकेंद्रित निर्माण के तौर तरीके भी हमने जारी रखे। तो ये संघर्ष और निर्माण की बात है। मैं आपकी पूरी कार्रवाई और इस कंपनी को और गहराई से देखना चाहूंगी, उसको जरूर देखूंगी। आप भी समझाइए और कल हमारे वकील साहब आएंगे, उनको आप समझाइए और फिर परसों हम भी यहाँ पधारेंगे, हम सब लोगों को एक अधिकारियों को इतना ही कहती हूँ कि अभी आप अच्छे मौसम में बैठे हैं, धूप अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, आपने सही समय चुना है। अब जरा भी न डरिए। तीसरे चौथे दिन बहुत ही उलट पुलट होगी अंदर की, लेकिन अगर सीना तान के आप कहेंगे कि हमारा दिल और दिमाग दोनों ठिकाने पर है तो कुछ नहीं होगा। आप डटे रहिए और पानी बाकी भरपूर पीते हुए अपने अंदर की आत्मा की ताकत और आवाज निकालते रहिए। तो आवाज दो, आवाज दो। यूपीए सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, सरकारों होश में तुमको आना होगा। तो राजस्थान और यूपीए की, क्योंकि एक ही दल की सरकार है और कुछ अलग कहने की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र में भी वही दल की सरकार है, पर ये दलदल में आप कभी नहीं फंसे, ये आप ध्यान दें। जो सरकार है उसको हम मानते हैं, वो किसी भी दल की हो, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो संवाद करे, बस। बाकी संगठन के अंदर पार्टियों के जूते जरा बाहर निकल कर आते जाइए, आपकी जीत निश्चित होगी। लड़ेंगे, लड़ेंगे। मैं हमारे नंदीग्राम और उत्तर